बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके लिए इस वीलॉग में उसकी डिटेल्स बताऊंगा। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। एक दो ख़बरें हैं, मैं अपडेट करूंगा कि आज़ाद कश्मीर में जो धरना जारी है उस हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले लंदन से ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने बिल आखिर इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। केयर स्टारमर 2 साल पहले मुंतखब हुए थे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये 14 साल के बाद लेबर पार्टी या केयर स्टारमर जिस पार्टी के लीडर बने थे 6 साल पहले, उनकी ये फतह थी। 650 मेंबरान ऑफ पार्लियामेंट हैं यूके की पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से 412 सीटें या नशिस्तें लेबर पार्टी ने जीती थी। और 14 साल के बाद केयर स्टारमर की लीडरशिप में लेबर पार्टी ने इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की थी। लेकिन वो बड़े एहतियात से चल रहे थे, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। वो जब आज अपनी 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो सरकारी रिहाइश का है उस पर पहुँचे तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मैंने जो काम किए हैं उस बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ मैंने रिफॉर्म्स लाए हैं, मैंने NHS को बेहतर किया है, मैंने इमिग्रेशन की पॉलिसी को बेहतर किया है, यूरोप के साथ अच्छे मैंने तल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की है, अपने जो इंटरनेशनल अलाइज थे उसके बारे में हमने एक अच्छा स्टैंड लिया था। लेकिन मेरा भी वक्त 2 साल रहता था, लेकिन मेरे जो कोलीग हैं, जो पार्टी के मेंबरान हैं या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के या हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो रुकन हैं या उनकी जो पार्लिमानी कमेटी है या उनके जो काबीना है, उनके मशवरे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं और पार्टी अब अपना नया लीडर जुलाई के महीने में उसका इंतखाब कर ले, कंटेस्ट शुरू हो जाए। और इस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा आज दे दिया। इसकी जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि थोड़ा सा अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं इसकी कि जो यूके में हैं हमारे नाजरीन जो यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं उन्हें तो ये चीज़ें मालूम हैं, लेकिन जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ में रहते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर हर वोट मैटर करता है। यहाँ पर पब्लिक के सेंटीमेंट और पब्लिक के जज्बात और अहसास और उसके मसाइल से जो भी लीडर लाताल्लुक़ हो जाता है, डिलीवर नहीं करता है या जो वादे करता है, अगर वो उस वादों पर अमल दरामद नहीं करता तो ओबियसली उसके लिए गुंजाइश जो है वो नहीं रहती। लोग बोलते हैं और ये केयर स्टारमर की जो लीडरशिप है उसमें सबसे पहला जो दचका लगा वो ये था कि उन्होंने बदनाम ज़माना जो अमेरिकन अंडर एज बच्चियों के साथ पीटर फाइल था, यानी अंडर एज बच्चियों से जिनसी तल्लुकात उसने इस्तवार किए। जो अमेरिकन बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन था जो अंडर एज बच्चियों के साथ तल्लुकात इस्तवार करता था, वो जेफरी एप्स्टीन का ताल्लुक़ ज़ाहिर हुआ है पीटर मेंडलसन से। पीटर मेंडलसन एक सियासतदान है जो वज़ीर भी रहा है, लॉर्ड भी था अभी। उसको केयर स्टारमर ने जानते बूझते हुए अमेरिका में बरतानिया का सफ़ीर तैनात किया था। हालांकि उसने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की थी। एक सिक्योरिटी का एक प्रोसीजर होता है, वो उसे वेटिंग कहते हैं, उसने क्लियर नहीं किया था, लेकिन इन्होंने उसको सफ़ीर तैनात कर दिया था। और फिर बाद में जब ये स्कैंडल मंजर आम पर लाया गया कि पीटर मेंडलसन के जेफरी एप्स्टीन के साथ ताल्लुक़ हैं, तो केयर स्टारमर ने उनके ओहदे से हटा दिया। उनके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात भी हो रही हैं, लेकिन केयर स्टारमर ने अपॉलॉजी भी की, यानी माफ़ी भी मांगी पार्लियामेंट के अंदर कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह के मामलात हैं। लेकिन फिर ये भी मंजर पे आ गया कि उन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं की थी। उन्होंने अपने स्टाफ के मेंबरान थे उन्हें भी अपने ओहदे से हटा दिया था, लेकिन वो फिर भी सरवाइव न कर सके। पीटर मेंडलसन को इन्होंने सफ़ीर तो तैनात किया, बाद में उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन अपने स्टाफ जो था
3-4 लोग उनको भी उनके ओहदों से हटा दिया और ब्लेम दूसरों को देते रहे और ख़ुद ये कहते रहे कि मुझे इसका पता नहीं था, मुझे डार्क में रखा गया। लेकिन ये बात इनाफ नहीं थी, चूँकि बरतानिया की या जमहूरियत की का हुस्न यही है कि आप अपने जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आपको सच्चाई के साथ एक स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ता है, एक अखलाकी स्टैंडर्ड होता है। तो लोगों ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, हालांकि माफ़िया मांगते रहे और अपने स्टाफ को भी गलत तरीके से उन्होंने निकाल दिया। बाद में वेटिंग जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, जब भी किसी बड़ी जॉब किसी को दी जाती है तो ओबियसली यानी उसकी सिक्योरिटी चेक होता है, उसका सारी चीज़ें जो है वो सामने होती हैं, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट या किसी को सफीर तैनात करना बड़ा होता है, तो ये सारा कुछ चेक होता है। लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी नहीं हुई थी। ये भी गार्डियन अखबार ने जब स्टोरी शाया की तो इस पर बड़ी ले दे हुई। पार्टी के अंदर एक डिवीज़न थी, पार्टी के अंदर एक तफरीक थी, लेकिन पार्टी के कैबिनेट के जो मेंबरान थे, अनस सरवर साहब ने तो उस वक्त स्कॉटलैंड के लेबर लीडर के से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और दूसरे भी बहुत सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई थी। लेकिन पार्टी इस वजह से खामोश रही, चूँकि लोकल इलेक्शन आ रहे थे मई के महीने में, इस वजह से उन्होंने सोचा कि अगर इस वक्त हम लीडर चेंज करते हैं या अपना वज़ीर-ए-आज़म चेंज करते हैं तो इसका हमें नुकसान होगा। जब मई के महीने में यहाँ बरतानिया में लोकल इलेक्शन हुए तो लेबर पार्टी जो पार्लियामेंट में अक्सरियत लेकर जिसकी हुकूमत है वो बैठी हुई है, बड़े पैमाने पर बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क से लंदन समेत उनको बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारी जो लोकल कौंसलें हैं या जो टाउन्स हैं उनके कौंसलर जो है वो लूज़ कर गई। उसके बाद प्रेशर फिर बिल्डअप हुआ केस स्टार्मर के ऊपर, लेकिन केस स्टार्मर ये कह रहे थे कि मुझे अभी मैंडेट है, मैं रिफॉर्म करूँगा, मैं लोगों के लिए काम करूँगा, मुझे फॉरेन पॉलिसी ठीक करनी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हो रही है, यूक्रेन की जंग में यूरोप सारा इन्वॉल्व है रशिया के ख़िलाफ़। तो ये सब बहुत सारे मामलात हैं जो मैंने ठीक करने हैं, तो वो कुछ लगन से काम करने लग गए थे। लेकिन साथ में उनके लिए चैलेंज ये बन गया कि जितने भी लेबर के अंदर आवाज़ें उठ रही थी, जो मेंबरान पार्लियामेंट में आवाज़ें उठा रहे थे, तो एडी बर्नम जो जिनका प्रोफाइल ये है कि वो ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर थे, ये 2017 में डायरेक्ट वोटों से ग्रेटर मैनचेस्टर बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा शहर है, सिटी है, जिसके वो डायरेक्ट मेयर मुंतखब हुए थे और मेयर चले आ रहे थे। वो सियासत में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एंट्री मारी कि उनके लिए बैकन्सफील्ड जो ग्रेटर ही मैनचेस्टर का एक टाउन है, एक लेबर एमपी ने उनके लिए जगह छोड़ी और उन्होंने बाई इलेक्शन जीता। वो भी रिफॉर्म पार्टी से, चूँकि रिफॉर्म पार्टी ने बुरी तरह लेबर पार्टी को मई के लोकल इलेक्शन में शिकस्त दी थी। उसके बाद जो ये मुमकिन नहीं लग रहा था कि शायद एडी बर्नम वहाँ से इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन उन्होंने इस तरह कंपेन की वहाँ पर कि बहुत 3 हफ्तों के अंदर ही उन्होंने बड़े मार्जिन से अपनी सीट निकाली है। एडी बर्नम जो डायरेक्ट चैलेंजर हैं या लेबर पार्टी जिनके ऊपर इत्तफाक करेगी केर स्टार्मर की वज़ारत उज़्मा के लिए डायरेक्ट एक थ्रेट बन गए थे। उन्होंने इलेक्शन जीता, न सिर्फ जीता बल्कि 9,231 वोटों की अक्सरियत से जीता। इसके अलावा जो रिफॉर्म पार्टी का उम्मीदवार था उसने 15,000 वोटें ली। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ी विक्ट्री थी किसी बाई इलेक्शन में और टर्न आउट जो है 59% था। उसके बाद जो ही एडी बर्नम इलेक्शन जीते तो ओबियसली प्रेशर के स्टार्मर के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो इक़्तिदार में नहीं रह सकते। तो उनकी काबीना ने ओबियसली उनको मशवरा दिया, अगर मैं नए प्राइम मिनिस्टर जो मोर लाइकली वही होंगे, चूँकि हो सकता है और भी रेस में आए। एडी बर्नम के बारे में आपको बताऊं तो ये जुलाई के महीने में लीडर मुंतखब हो जाएंगे, लेबर पार्टी मुंतखब करेगी अपना लीडर।
اور اس کے بعد وہ مور لائکلی پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے. یہ متوقع ہے کہ وہ اسی طرح ہی لیبر پارٹی کے اندر کنسنسس پایا جاتا ہے. اگر میں آپ کو نئے وزیر اعظم جو متوقع ہیں اینڈی برنم ان کے بارے میں بتاؤں تو یہ کیمبرج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, انگلش لٹریچر میں ان کی ڈگری ہے. اس کے علاوہ وہ ان کا تعلق ماضی میں میڈیا سے رہا ہے, صحافت سے رہا ہے. 2001 میں وہ پہلی بار سیاست میں آئے اور الیکشن جیتے پارلیمنٹ کا. 2001 سے 2017 تک وہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے. انہوں نے گورڈن براؤن جو وزیر اعظم ہیں یا ٹونی بلیر ہیں ان کی کابینہ میں بھی کام کیا ہے, وزیر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ 2010 میں انہوں نے الیکشن لیبر پارٹی کے لیڈر کا کنٹیسٹ کیا تھا ایڈ ملیبین کے مقابلے میں. تو ایڈ ملیبین لیڈر بن گئے تھے لیکن یہ اس ریس سے باہر ہو گئے تھے. پھر 2015 میں انہوں نے بہت معروف سیاسی شخصیتیں, قداور شخصیتیں, جرمی کوبن لیبر پارٹی کے لیڈر جب منتخب ہوئے تو ان کے مقابلے میں بھی انہوں نے لیبر پارٹی کا لیڈر کی حیثیت سے الیکشن لڑا تھا لیکن ناکام ہوئے تھے. تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لیبر پارٹی اینڈی برنم کے اوپر متفق نظر آتی ہے کہ وہ ان کے نیکسٹ لیڈر ہوں گے. دوسرے بھی نام ہیں, اینجلا رانے ہیں, ویسٹ ٹریٹنگ ہیں, کچھ اور بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا اور کس طرح کے معاملات ہوں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اینڈی برنم از مور لائکلی, میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے. میں کے اسٹامنا کے جانے کے بارے میں مختلف ویلاگ بھی کرتا رہا ہوں, ٹی وی پہ بھی کہتا رہا ہوں کہ پچھلے سال سپٹمبر 2025 سے میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسٹامنا اپنی سیٹ پہ نہیں رہ سکیں گے, وہ اپنی مدت نہیں پورے کریں گے. چونکہ ایک مورل گراؤنڈ ہے, وہ مورل گراؤنڈ کھو چکے ہیں اور یہاں کے ووٹروں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں جو ان کے کھاتے میں جاتی ہیں, پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹو بھی ہیں, وہ کسی اور وقت ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو بریف کر دوں, میں نے گزشتہ رات ایک ویلاگ کیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمود اچکزئی, شاہد خاقان عباسی, علامہ راجہ ناصر عباس اور کچھ دوسرے لوگ, جاوید راٹھور وغیرہ, مشال ملک, یہ شاید آج راولہ کوٹ دھرنے کی طرف جائیں. لیکن شاہد خاقان عباسی اور یہ لوگ آج روانہ نہیں ہو سکے. شاہد خاقان عباسی نے جن صاحب سے وعدہ کیا تھا ان کو یہ کہا ہے کہ چونکہ محرم ہے تو محرم کی یہ 3 دن انتظار کرتے ہیں, اس کے بعد جائیں گے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شاید حکومت کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ملی. 3 نام گردش کر رہے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے. اگر کوئی قومی حکومت بنتی ہے یا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کسی وقت بھی قصہ پارینہ یا ماضی ہوتی ہے تو ایک ہے شاہد خاقان عباسی, دوسرے ہیں انوار اللہ کاکڑ اور تیسرے ہیں محسن نقوی. تو شاہد خاقان عباسی اس وقت اوبیسلی جو آزاد کشمیر کے جو معاملات حکومت سے بالا لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اوبیسلی ان کو اجازت بہرحال نہیں اس طرح ملی کہ یہ لوگ آزاد کشمیر کا رخ کرتے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کو بھی کوئی گرین سگنل نہیں ملا کہ وہ آزاد کشمیر میں جائیں. البتہ دھرنے والے یہ کہتے ہیں کہ 8 محرم تک اگر کوئی بات ہمارے نہ مانے گی, ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم مظفرآباد کی طرف مارچ کریں گے. ایک اطلاعات یہ بھی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کے صدر اور وزیر اعظم جو دونوں اس وقت اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس میں مقیم ہیں, ان کی طرف سے ایک وفد 11 بجے آئے دن کو راولہ کوٹ روانہ کیا گیا. یہ کون لوگ ہیں, یہ خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور کوششیں یہ ہو رہی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 2 دن میں آج کل پرسوں کسی وقت بھی بریک تھرو ہوگا, دھرنا ختم ہوگا اور کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے کوئی میکانزم بنایا جائے. اور یہ میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مطالبات ہیں یہ جائز مطالبات ہیں اور آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں, دکاندار ہیں, جتنے بھی اوورسیز میں پاکستان میں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو اخراجات ہیں حکومتی اس کو کم کیا جائے اور یہ 12 سیٹیں
ختم کی جائیں. اگر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو الیکشن بر وقت ہوں گے، ورنہ الیکشن نہیں ہوں گے. اور اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسے عمر نذیر اور دوسرے جو لوگ ہیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ہوں گے مظفر آباد کی طرف، تو تصادم ہوگا، اس سے مزید نقصان ہوگا. بہرحال اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.